हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया। आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पुनः आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ, नए पेपर के साथ हाजिर हूं। और आज हम इस क्लास के अंदर कक्षा 10 जिला बाड़मेर और विज्ञान विषय का जो अर्धवार्षिक का पेपर है उसको हल करने के ऊपर डिस्कस करेंगे। मतलब जिला बाड़मेर का जो भी अर्धवार्षिक एग्जाम हुए अभी, उसमें जो विज्ञान का पेपर है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, विज्ञान विषय की बात करते हैं तो हालांकि सभी विषय इंपॉर्टेंट है, लेकिन विज्ञान विषय का अपने आप में अलग रोल रहता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट विषय है। और पेपर की यदि बात करते हैं तो पेपर काफी अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा पेपर है। इसको हम हल्के में नहीं लें। हमें ये जो अर्धवार्षिक का पेपर है, इस पेपर में से ही आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कई सवाल मिलने वाले हैं। मतलब हूबहू यदि ये सवाल नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसके इर्द गिर्द कुछ एक सवाल है जो बनेंगे और वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो हम अभी इस पेपर को सॉल्व करेंगे। पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ इसके इर्द गिर्द छोटे बड़े सवाल और भी बनते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ताकि इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, अर्धवार्षिक एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, इससे रिलेटेड यदि कोई प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप वहां पर किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करें, किसी भी प्रकार की गलती आपसे नहीं हो। ऐसा आज हम काम करने वाले। तो देखिए, सर्वप्रथम आप यदि एग्जाम 2022-23 विषय विज्ञान कक्षा 10 और जिला बाड़मेर, इसी पेपर के साथ में इस बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कक्षा 10 की जो विज्ञान है उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हमने कंप्लीट 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो बायो है इसको इस चैनल के थ्रू पढ़ने का प्रयास किया। अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे कक्षा 10th की जो साइंस है उसको भी इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे जो कक्षा 10th के अंदर पढ़ रहे हैं वे सभी बच्चे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जो भी आते हैं आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आप और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सको। अच्छे से अच्छे प्रश्न हम इस चैनल के थ्रू पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10th के मतलब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और जो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो बायो है वो हमारा रेगुलर जो चैप्टर वाइज हम अध्ययन है वो पहले से इसके ऊपर पढ़ रहे हैं। जब एग्जाम होगा या एग्जाम से कुछ समय पहले हम उसमें उसका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। जो हमने आज दिन तक पढ़ा है हम उसको है वो रिवाइज करने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, कक्षा 10th जो विज्ञान का विषय है और उसमें जो प्रश्न पत्र अभी जो एग्जाम हुई है उस प्रश्न पत्र के अंदर 30 क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए गए। 30 प्रश्न उसमें थे और अंक कितने हैं? 70 अंक। तो 70 जो मार्क है, इस मार्क्स का ये पेपर है। 30 जो इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, इस तरह से इसका क्या था विभाजन। अब कैसे था देखिए, कक्षा 10वीं की विज्ञान के अंदर आप ये देख सकते हैं कि 11 जो प्रश्न हैं वो एक एक अंक के पूछे गए। एक एक अंक के कितने प्रश्न? 11 प्रश्न। तो टोटल कितने अंक हो गए? 11। उसके बाद में दो दो अंक वाले कितने क्वेश्चन पूछे गए? 8। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं ये पहले से फिक्स होती है चीजें, ब्लूप्रिंट के अंदर होती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किस अंक के कितने प्रश्न आए। तो ये 2 अंक के कितने प्रश्न आए? 8। अंक कितने हो गए? 16। फिर 5 प्रश्न कैसे आए? 3 अंक वाले, कितने अंक हो गए? 15। फिर 4 प्रश्न आए 4 अंक वाले, कितने हो जाएंगे? 4 गुना 4 16। फिर अंत में 2 प्रश्न आते हैं बहुत ही बड़े, 6 नंबर के आते हैं, अंक कितने हो गए? 12। इस तरह से सबकी टोटल की जाती है तो मार्क्स कितने हो गए? 70। क्वेश्चन कितने हो गए? 30। तो इस तरह से ये जो पेपर है विज्ञान कक्षा 10, इस पेपर के अंदर कुल है वो 30 प्रश्न पूछे गए और पूरा जो पेपर है उसका पूर्णांक कितना था? 70 अंक का था। अब हम इस पेपर को सॉल्व करने का काम करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए। प्रश्न 1। प्रश्न पहला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए यह चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो पहला प्रश्न है, हालांकि विज्ञान और गणित के जो भी प्रश्न होते हैं उनमें उसका उत्तर है वो फिक्स होता है, लेकिन कहीं पर कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि हम संदेहास्पद स्थिति में रहते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है ये मेरे हिसाब से देखिए एंगल टू मी ये जो प्रश्न है डाउटफुल है। डाउटफुल ऐसे है कि यदि हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल यदि बात करते हैं तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु, इसका मतलब ये हो जाता है कंप्लीट जो आवर्त सारणी है, कंप्लीट जो आवर्त सारणी है उसके अंदर लगभग 110 तत्व है। मतलब 110 का मतलब इसमें 108 से लेकर 118 ऐसे तत्व दे रखे हैं, हम मान लेते हैं कि 110 तत्व है। यदि हम ओवरऑल तत्वों की बात करते हैं तो सबसे क्रियाशील धातु आती है सीजियम। क्या नाम है? सीजियम, जिसका प्रतीक है CS। तो इसका उत्तर ये भी हो सकता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। ओवरऑल यदि देखा जाए तो सीजियम इसका अवदान हो जाएगा। लेकिन जो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस कक्षा 10th की बुक है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो देखिए धातु वाला पार्ट भी है, आवर्त सारणी वाला पार्ट भी है, और उससे पहले पार्ट के अंदर भी सक्रियता श्रेणी दे रखी है, सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी के अंदर उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील जो धातु है उनको इस तरह से बांट रखा है। तो उसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो पोटेशियम है। मतलब सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? पोटेशियम। इससे कम कौन सा हो जाता है? सोडियम। तो यहां पर डाउटफुल स्थिति है कि यहां पर ये क्लियर नहीं किया गया, इसलिए सबसे ओवरऑल बात करते हैं तो सीजियम इसका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 10th बुक के हिसाब से बात करें या सक्रियता श्रेणी के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। और कौन सी हो जाएगी? सीजियम। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न है वो क्लियर होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है दीर्घरोम क्या है? दूसरा प्रश्न है दीर्घरोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीर्घरोम क्या है? प्रश्न पूछ लिया दीर्घरोम क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न यदि पूछा जाए दीर्घरोम किससे रिलेटेड है तो दीर्घरोम पाचन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? आहार नाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाचन नाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? भोजन के अवशोषण से संबंधित है। काम क्या है इसका? अवशोषण की सतह को बढ़ाना। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत की जो अंदर वाली भित्ति होती है उस भित्ति के ऊपर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन्हीं को दीर्घरोम कहा जाता है। काम क्या है? अवशोषणकारी सतह बढ़ाना, अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य, अवशोषण सतह को बढ़ाना, ये है इसका काम, अवशोषण की सतह को बढ़ाना। दीर्घरोम भोजन का पाचन हो गया, पाचन होने के बाद भोजन का अवशोषण किया जाना है, उस समय ये दीर्घरोम क्या करते हैं? अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं जिससे अवशोषण अधिक होता है। अब देखो इसमें ऐसे ये अंदर वाली भित्ति है, अंदर वाली भित्ति की बात करते हैं तो इस तरह से इसमें अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं ऐसे, इसको दीर्घरोम कहा जाता है। इसको रसांकुर भी कहते हैं, रस का अवशोषण करने वाले अंकुर। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेक होल्डर की परिभाषा बताइए। नंबर 3 स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर क्या होते हैं? देखिए स्टेक होल्डर की यदि बात करते हैं तो इसमें वे व्यक्ति, वे संस्थाएं आती है जो वन और वन्य संपदा का उपयोग करने वाले होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वन संसाधनों का उपयोग करने वाले व्यक्ति,
संस्थाएं या इसके जो दावेदार हैं उनको स्टेक होल्डर कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा वन संपदा का उपयोग करने वाले दावेदार। वन संपदा का उपयोग करने वाले दावेदार। वन संपदा का उपयोग करने वाले दावेदार का मतलब ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति, इसमें व्यक्ति भी आ जाएंगे, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे या ऐसी संस्थाएं हो सकती है, वो सब इसके अंदर आएंगे। मतलब वन संसाधनों का जो उपयोग करने वाले दावेदार है या वन संसाधनों का उपयोग करने वाले जो व्यक्ति है या ऐसी संस्थाएं हैं जो इसका उपयोग करते हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन से आएंगे? सबसे पहले वे व्यक्ति आएंगे जो वनों के अंदर रहते हैं या वनों के आसपास रहते हैं, जो वन संसाधनों का उपयोग करते हैं। वे व्यक्ति जो वनों में या इसके आसपास रहते हैं, आसपास रहते हैं, वे इसके अंदर आएंगे। दूसरा इसमें आएगा जो सरकार का वन मंत्रालय है, जो वन मंत्रालय है या जो वन विभाग है वो आएगा इसमें, वन विभाग। ये भी स्टेक होल्डर में आएगा क्योंकि यह वन संसाधनों के ऊपर नियंत्रण का कार्य करता है। वन संसाधनों पर नियंत्रण रखने का कार्य इसका होता है, इसलिए ये भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं उद्योगपति। कौन आते हैं? उद्योगपति। अब उद्योगपति क्यों आते हैं? क्योंकि उद्योगों के अंदर जैसे मान लो बीड़ी का निर्माण करना है तो भी वन उत्पाद काम में लिए जाते हैं, और कागज का निर्माण करना है तो भी वन उत्पाद काम में आते हैं। उद्योगपति ये क्या करते हैं? वन संपदा का उपयोग करते हैं, वन संपदा का उपयोग करते हैं। अब ये वन संपदा का उपयोग कैसे करते हैं? जैसे बीड़ी निर्माण, ये बीड़ी निर्माण के अंदर भी वन संसाधन को काम में लेते हैं। इसके अलावा यदि कागज का निर्माण करना है, कागज निर्माण या कागज बनाने का जो उद्योग है उसमें भी वन संपदा को काम में लिया जाता है। और इसके अंदर आ जाएंगे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं या कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो वनों की सुरक्षा का कार्य करती है। मतलब वन जीव संरक्षण संस्थाएं। क्वेश्चन है द्विसंकर संकरण का समलक्षणी अनुपात। प्रश्न संख्या 4। द्विसंकर संकरण का समलक्षणी अनुपात। द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें समलक्षणी का मतलब फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? तो देखिए फिनोटाइप रेशियो और वो भी द्विसंकर संकरण है। तो ये जो मेंडल के प्रयोग है, मेंडल के प्रयोग एक संकर संकरण से संबंधित है, द्विसंकर संकरण से संबंधित है। हमने मेंडल और मेंडल के नियमों के बारे में बात की है। मेंडल का जो पहला नियम है इसको प्रभाविता का नियम कहा जाता है, दूसरा जो नियम है इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तीसरा जो नियम है उसको स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। तो जो द्विसंकर संकरण है इससे संबंधित मेंडल का एक नियम है, तो तीसरा नियम कहलाता है। एक संकर संकरण से संबंधित मेंडल के कितने नियम है? 2 नियम है। तो देखिए द्विसंकर संकरण के दौरान जो हमें अनुपात प्राप्त होता है उसमें प्रश्न पूछा गया है समलक्षणी अनुपात क्या है या फिनोटाइप क्या है? तो अनुपात है इसका 9:3:3:1। ये प्रश्न तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। इसके इर्द गिर्द वे प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए समलक्षणी पूछा गया है, तो यहाँ पर समजीनी अनुपात क्या होता है?
समजीनी अनुपात। समजीनी अनुपात का मतलब होता है जीनोटाइप। कौन सा अनुपात है? जीनोटाइप। अब जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो देखिए अनुपात हो जाएगा 1:2 अनुपात 2 अनुपात 4, 1:2 1:2 और 1। तो आप देखिए इस तरह से ये हो गए 9 पौधे, ये हो गए 3, ये 3 और ये 1। इस तरह से समलक्षणी अनुपात हो जाएगा ये और समजीनी अनुपात हो जाएगा ये। या हम ये कह सकते हैं कि जो फिनोटाइप है वो 9 3 3 1, जबकि जो जीनोटाइप है या समजीनी है वो है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो इनके रूप में याद रखें तो 12 24 12 12 1, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब ये देखो इसमें 1 2 1 2 1 2 है, इसलिए सही है या गलत आपको चेक करना है। तो देखो ये मिलाकर 9 हो गए, ये 3 है, ये 3 है और ये 1 है। तो इससे जोड़कर भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपको अर्थवार्ष में पूछा गया है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और इससे रिलेटेड समजीनी अनुपात या जीनोटाइप, द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप तो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो द्विसंकर संकरण का पूछे, एक संकर संकरण की बात भी की जा सकती है। एक संकर संकरण, इसके अंदर यदि क्वेश्चन बनेगा तो वो समलक्षणी अनुपात, समलक्षणी अनुपात हो जाएगा इसमें 3:1। और यदि समजीनी अनुपात के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा 1:2:1। फिनोटाइप से जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3:1। तो ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा जिला बाड़मेर विज्ञान का जो पेपर है 4 नंबर जो प्रश्न है वो उसका उत्तर प्लस इसके इर्द गिर्द जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं तो छोटे बड़े 4 प्रश्न हो गए। ये फिनोटाइप, जीनोटाइप और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये फिनोटाइप और ये जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए। देखिए ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, उसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय आते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब है ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनसे एक बार ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उसी स्रोत से पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए ऐसे स्रोत है पवन ऊर्जा, मतलब पवन का पुनः उपयोग किया जा सकता है पवन चक्की के द्वारा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये जो भी स्रोत है ये नवीकरणीय होते हैं, पुनः इसको काम में लिया जा सकता है। तो इसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसको पुनः काम में लिया जा सकता है। एक बार ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में दूसरी बार पुनः उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, इसको हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनवीकरणीय का मतलब क्या होगा? अनवीकरणीय का मतलब होगा ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका एक बार ही उपयोग किया जा सकता है, बार बार उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा ऊर्जा स्रोत है आप काम में लोगे, धीरे 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 इसकी मात्रा कम हो जाएगी और एक दिन वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको समाप्य ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। ऐसे स्रोत जिनका उपयोग करते जाएंगे तो धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी और एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण क्या होगा इसका? उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है कोयला, और आता है पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अंदर देखो डीजल और पेट्रोल दोनों आते हैं, डीजल और पेट्रोल। इसके अलावा जो पेट्रोलियम गैसें होती है वो भी इसके अंदर आएगी, पेट्रोलियम गैस।
ये ऐसे ऊर्जा स्रोत है, यदि हम इनका बार बार उपयोग करेंगे तो ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए समाप्तीय ऊर्जा स्रोत ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है, इसलिए इसको असमाप्य ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊर्जा स्रोत को दो भागों में बांटा जाता है, दो भाग हो जाएंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय का मतलब है इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, असमाप्य। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त होने वाले नहीं है उनको हम क्या कहेंगे, असमाप्य ऊर्जा स्रोत। और ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनको हम काम में लेते जाएंगे तो वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उनको क्या कहेंगे, समाप्य ऊर्जा स्रोत। और समाप्य ऊर्जा स्रोत का सबसे अच्छा उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है पीएच मापक्रम किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, पीएच मापक्रम कहने का मतलब ये पीएच क्या है। पीएच क्या है, देखिए पीएच का मतलब है किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित किया गया स्केल। मतलब एक विलयन आपको दिया गया है, उस विलयन के अंदर H+ आयन मतलब हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता कितनी है, उसको हम क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। तो परिभाषा के रूप में यदि बात करें तो विलयन में H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित किया गया स्केल, विकसित किया गया स्केल या पैमाना, उसको हम क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। किसी भी विलयन के अंदर H+ आयन कितने हैं उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना या स्केल का विकास किया गया, इसको पीएच स्केल या पीएच मापक्रम कहा जाता है। सूत्र के रूप में यदि बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहा जाता है। हाइड्रोजन आयनों के पीएच बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गणक को, ये हाइड्रोजन आयन है इनका ऋणात्मक और ये क्या है, लघु गणक, इसी को क्या कहते हैं, पीएच कहा जाता है। तो इस तरह से एक ऐसा पैमाना विकसित किया गया है जो H+ आयनों की सांद्रता बताने का कार्य करता है। या सूत्र के रूप में बात करें तो किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन प्लस H+ जो आयन है उसकी जो H+ आयन है उसका ऋणात्मक लघु गणक, उसको हम क्या कहेंगे, पीएच कहते हैं। देखिए एक ऐसा पैमाना विकसित किया गया, एक ऐसी स्केल विकसित की गई जिसमें 0 से लेकर 14 तक का एक पैमाना होता है, 0 से 14, बीच में 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो ये बीच में 7 है। और ये जो 7 होता है ये क्या होता है, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है, न्यूट्रल, या न अम्ल है और न ही क्षार है। 0 से लेकर 7 के बीच का जब पीएच होता है तब वे विलयन या वे पदार्थ होते हैं अम्लीय। 7 से लेकर जो 14 होते हैं वो होते हैं क्षारीय। इस तरह से कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका जो मापक्रम का पैमाना है उसी को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, सातवां जो प्रश्न है, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा बताइए। प्रश्न है कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, कंकाली समीकरण किसे कहेंगे। ऐसा रासायनिक समीकरण या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद उनको उसी रूप में लिखना जिस रूप में वे क्रिया कर रहे हैं, ऐसी
रासायनिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को उसी रूप में लिखना, मतलब उसी रूप में लिखना जिस रूप में वे क्रिया कर रहे हैं, जिस रूप में वे क्रिया कर रहे हैं, जिस रूप में वे क्रिया कर रहे हैं। तो कंकाली समीकरण क्या हो गया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को उसी रूप में लिखा जाता है जिस रूप में वे क्रिया कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम की क्रिया यदि ऑक्सीजन से होती है, ऑक्सीजन, किसका निर्माण हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका हो गया निर्माण। तो इस रूप में लिखेंगे, जैसे देखो मैग्नीशियम को कैसे लिखेंगे? Mg, ऑक्सीजन को लिखेंगे O2, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये इस तरह से एक समीकरण प्राप्त हो गया। जैसे ये क्रिया कारक है, जैसे काम में आए वैसे लिख दिए, क्रियाफल उत्पाद जैसे बढ़े वैसे लिख दिए। ऐसे रासायनिक समीकरण संतुलित हो सकते हैं और असंतुलित भी हो सकते हैं। समीकरण संतुलित या असंतुलित हो सकता है, समीकरण संतुलित या असंतुलित हो सकता है। तो ये हो गया कंकाली समीकरण। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र। तो देखिए सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, जिसको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी कहा जाता है, पीओपी। तो परीक्षा में सवाल आ जाए पीओपी की फुल फॉर्म क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ये भी हो सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग है, डॉक्टर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है यदि हड्डी क्रैक हो जाती है तो उसको जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में भी किया जाता है। तो पीओपी बहुत इंपॉर्टेंट, टूटी हड्डियां होती है इनको जोड़ने में काम में लेते हैं। जो ये हंदारे होते हैं, हड्डी टूट जाती है, लोकल भाषा में हंदारा जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, चारों तरफ है वो पीओपी से इस हड्डी को क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद में हड्डी है वो टूटी हड्डी आपस में जुड़ जाती है। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। प्रश्न संख्या 9, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। देखिए स्नेल का जो नियम है
ये अपवर्तन से रिलेटेड है, इसलिए इसको स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहा जाता है। स्नेल का अपवर्तन का नियम भी इसी को कहा जाता है। तो देखिए अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन के बारे में यदि बात करें तो देखो, अब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम, जैसे ये एक माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी तब इसका क्या होगा, प्रकाश की किरण की दिशा तो ये, और सीधी दिशा तो ये होनी चाहिए ये, लेकिन जब माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में नहीं जाकर अभिलंब से कुछ विचलित होती है। ये इस तरह से हम, ये है अभिलंब, ये अभिलंब है, मतलब अभिलंब से कुछ विचलित हो जाती है, इसी को अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से कुछ विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। तो ये जो स्नेल का नियम है ये अपवर्तन से संबंधित है, इसलिए स्नेल का अपवर्तन नियम इसे कहा जाता है। तो देखिए यहां पर ये जो किरण है इसको हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। अब यहां पर मान लो ये कांच की पट्टिका है, ये क्या है, कांच की पट्टिका, और ये एक माध्यम हो गया, दूसरा ये माध्यम क्या है, हवा या वायु। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम नंबर 1 जो है वो है वायु, माध्यम नंबर 2 जो है वो क्या है, कांच। मतलब ये हुआ एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से कुछ विचलित हो जाती है, अभिलंब के या तो पास आ जाती है या दूर चली जाती है, या उसका जो सीधी किरण जानी चाहिए लेकिन सीधी नहीं जाकर ये या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो देखो ये आपतित किरण हो गई, इसके बाद में यहां से किरण मान लो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, तो यहां से जो किरण अभी निकल रही है इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब यहां पर ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इनके बीच का जो कोण है इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण, जिसको आई से लिखा जाता है। यहां पर ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, इनके बीच का ये जो कोण है इसको बोला जाता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को लिखा जाता है आर से। अब इस माध्यम से जब प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तो ये फिर मुड़ जाएगी। अब इस तरह से देखिए स्नेल का जो नियम है वो ये कहता है कि एक निश्चित रंग का प्रकाश हो, क्या हो, पहली बात तो हो प्रकाश, प्रकाश का एक निश्चित रंग होना चाहिए, निश्चित रंग का प्रकाश हो, और निश्चित रंग का प्रकाश है और निश्चित माध्यम युग्म हो, निश्चित माध्यम युग्म, युग्म का मतलब दो प्रकार के माध्यम होंगे तभी तो अपवर्तन की क्रिया होगी। तो प्रकाश निश्चित रंग हो और निश्चित माध्यम युग्म हो, इस कंडीशन में जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ये इनका जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। मतलब ये है आपतन कोण का मतलब है साइन आई बट्टा साइन आर बराबर कांस्टेंट, इसी को स्नेल का अपवर्तन नियम कहा जाता है। समझ में आ गया, अपवर्तन कोण और आपतन कोण, ये जो दो कोण है, यदि ये दोनों चीज समझ में आ गई है तो ये भी समझ में आ जाएगा। मतलब प्रकाश एक निश्चित रंग का होना चाहिए और निश्चित माध्यम युग्म होने चाहिए, उस दौरान
आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इनका अनुपात स्थिर होता है या कांस्टेंट होता है। इसी को स्नेल का अपवर्तन नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन वर्ग के 4 तत्वों के नाम लिखो। प्रश्न संख्या 10। हैलोजन जो समूह है, हैलोजन जो वर्ग है, उसमें आने वाले 4 तत्वों के नाम। तो देखो, हैलोजन जो समूह है, यह जो निष्क्रिय गैस वाला समूह है, यह हम ये कह सकते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसमें जो 18वां वर्ग है, 18वां वर्ग जिसको शून्य वर्ग कहा जाता है, उससे पहले वाला जो वर्ग है वो हैलोजन वर्ग कहलाता है। कब होगा? ऐसे कह सकते हैं 70वां वर्ग, या फिर हम ये कह सकते हैं शून्य जो वर्ग है, शून्य वर्ग से पूर्व वर्ग, वो जो वर्ग है उसको हम क्या कहते हैं? हैलोजन वर्ग कहते हैं। अब इस हैलोजन वर्ग की एक विशेषता होगी कि अंतिम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन एक कम होता है। क्या होगा इसमें? अंतिम या बाहरी कोष, अंतिम या बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, ये इसकी विशेषता है। अब इसमें जो आते हैं उसमें सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद में आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन और आता है आयोडीन। मतलब फ्लोरीन जो निष्क्रिय गैस विन्यास वाला वर्ग है, इसमें आता है। जैसे फ्लोरीन के बाद में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे आप करोगे ना, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो नियॉन से पहले। फिर क्लोरीन के बाद में भी निष्क्रिय गैस विन्यास, निष्क्रिय गैस आती है। ब्रोमीन के बाद में भी निष्क्रिय गैस आती है। आयोडीन के बाद में भी निष्क्रिय गैस आती है। तो ये जो 4 उदाहरण है, ये 4 उदाहरण हो जाएंगे हैलोजन वर्ग के। इसमें बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है वो कम पाया जाता है। यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, इसलिए हैलोजन हमेशा ऋणायन बनाते हैं। क्या होगा? ये हमेशा किसका निर्माण करेंगे? ऋणायन का निर्माण करते हैं। जैसे क्लोरीन है तो फ्लोराइड बनेगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बनेगा, आयोडीन है तो आयोडाइड बनेगा। इससे संबंधित इतने ही प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा तो गया है हैलोजन वर्ग के 4 तत्वों के नाम लिखिए, तो वो उसका आंसर तो आपको मिल गया। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इतने ही प्रश्न बनते हैं। तो देखिए हैलोजन कौन से वर्ग में आते हैं? 17वें वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं? शून्य वर्ग से जो पहले वाला वर्ग होता है उसमें आते हैं, या उस वर्ग में आते हैं जिसमें निष्क्रिय गैस विन्यास या निष्क्रिय गैसें पाई जाती है, उससे पहले वाले वर्ग के अंदर आते हैं। और अंतिम या बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर तुरंत ऋणायन बनाते हैं। मतलब ये ऋणायन का निर्माण करेंगे। ऋणायन कैसे बनेंगे? एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके फ्लोराइड, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया तो क्लोराइड, ब्रोमीन ने एक प्राप्त किया तो ब्रोमाइड, आयोडीन ने एक प्राप्त किया तो आयोडाइड। इस तरह से ये हो गया हैलोजन वर्ग के 4 उदाहरण। प्रश्न संख्या 11, प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रश्न संख्या 11, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक। देखिए प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध, हमें यहां पर इसका मात्रक लिखना है। तो देखिए मात्रक को मैं आपको सीधा भी बता सकता हूं, लेकिन हमें हर चीज साइंस के अंदर समझनी है, रटने का प्रयास नहीं करना है। तो इसका जो मात्रक है वो आएगा कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यदि हम प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं तो R बराबर रो L बटा A, यह किसका? प्रतिरोध का सूत्र है। अब यहां पर जो रो है
इसी रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब यदि हम इस सूत्र से रो को अलग निकालते हैं, इसको अलग कर देते हैं, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर आर गुणा ए बटा एल। अब यहां पर यदि हम इनके अलग अलग मात्रक रखते हैं तो आर का क्या हो गया? प्रतिरोध का तो होगा ओम, गुणा एरिया है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर। आराम से निकाल सकते हैं। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो जब ये भाग में होती है तब इनकी घात है वो घट जाती है, तो ये 1 से ये कटेगा, 1 बच जाएगा और मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये ओम और ये मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। इसको मोह भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो प्रतिरोधकता है इसका मात्रक रटने का प्रयास नहीं किया, समझ कर इसका मात्रक निकालने का प्रयास किया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12वां जो प्रश्न है वो है विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, उसका समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही शानदार प्रश्न है। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या आयन का विस्थापन होता है, या उस जगह कोई दूसरा अणु या परमाणु आ जाता है, तो परिभाषा हो जाएगी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक के अणु, कोई भी एक यौगिक है, उसके अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर, उसके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, परमाणु या समूह आ जाता है, ऐसी जो अभिक्रिया होती है इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अंदर एक अणु या परमाणु है, उसको वहां से हटाया और उसकी जगह दूसरा आकर प्रतिस्थापित हो गया। उदाहरण के लिए जैसे देखो, ये एक यौगिक है, इसकी क्रिया जब ए बी यौगिक है, क्रिया सी के साथ होती है, तो क्या होगा? सी ने इस बी को हटा दिया, तो यौगिक बन जाएगा ए सी और बी। ऐसी जो अभिक्रिया होती है उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या होगा? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जब क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण हो जाएगा। अब देखो यहां पर कौन सा जो तत्व है या परमाणु उसको हटाएगा? जो अधिक क्रियाशील हो। यहां पर देखो जिंक ने किसको हटाया? कॉपर को हटाया, तो जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वही उसको हटा पाएगा। तो जो जिंक है ये अधिक क्रियाशील है, जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील जिंक ने कम क्रियाशील कॉपर को वहां से हटा दिया और खुद वहां पर प्रतिस्थापित हो गया। ऐसी जो अभिक्रिया होती है इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। कई बार क्या होगा? इनके जो अणु आयन परमाणु होते हैं इनका आदान प्रदान होता है। मतलब इसका जो अणु है वो इसके साथ जुड़ गया, इसका परमाणु इसके साथ जुड़ गया। इस तरह की अभिक्रिया होती है, इसको द्विविस्थापन कहा जाता है। मतलब एक यौगिक ये, दूसरा यौगिक ये, इस यौगिक का एक परमाणु इधर गया, इस यौगिक का एक परमाणु इसके साथ आ गया, इसको द्विविस्थापन क्रिया कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल एवं क्षार में अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 13वां जो प्रश्न है ये है अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अम्ल और क्षार में अंतर। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो अम्ल और क्षार में अंतर ये बनता है। तो देखिए अंतर की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले अम्ल का जो स्वाद है वो होता है खट्टा, क्षार का स्वाद कैसा होता है कड़वा। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा दूसरा अंतर देखो अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। नीले लिटमस को लाल करना, जबकि क्षार जो होते हैं ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। लाल लिटमस को नीला करना, लाल लिटमस को नीला करना। देखो इसका ट्रिक देखिए अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षार है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। देखिए इसलिए अम्ल नीले को लाल करते हैं, इसलिए ट्रिक के रूप में याद करें तो वहां हो जाएगा अनीला। क्षार लाल को नीला करते हैं तो क्षार के लिए क्या हो जाएगा छालानी। अनीला और छालानी ये क्या है ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। अब देखो नेक्स्ट अम्ल है तो उसमें H+ आयन अधिक होंगे। अधिक का मैंने इस तरह से सिग्नल कर दिया। तो इसमें कौन से अधिक होंगे OH- आयन। OH- आयन है वो अधिक होंगे। अम्ल के अंदर H+ आयन अधिक होंगे, क्षार के अंदर OH- आयन अधिक होते हैं। पीएच की बात करते हैं। पीएच तो अम्ल का पीएच कितना होगा 7 से कम। क्षार का पीएच कितना होगा 7 से अधिक। अम्ल का पीएच 7 से कम, क्षार का पीएच 7 से अधिक। इसके अलावा अम्ल जो होते हैं ये धातु से क्रिया करके क्या बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का ये उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा कार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं या निकालते हैं। इसके अलावा जो अम्ल होते हैं वो क्षार से क्रिया कर क्या बनाते हैं लवण प्लस जल। क्षार जो होते हैं ये अम्ल के साथ क्रिया कर क्या बनाएंगे लवण प्लस जल। इस प्रकार देखिए अम्ल और क्षार के अंदर विभिन्न प्रकार के अंतर। एक और अंतर जैसे अम्ल है ये हल्का H+ आयन में अधिक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं ये जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं, तो ये H+ आयन मुक्त करते हैं। H+ आयन मुक्त करते हैं और ये क्या करेंगे OH- आयन मुक्त करते हैं। ये हो गए अम्ल और क्षार में अंतर। प्रश्न है हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। प्रश्न संख्या 14। हाइड्रा के अंदर या हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। तो देखो हाइड्रा के अंदर जो मुकुलन का प्रोसेस है, हाइड्रा जब वृद्धि करेगा उसमें साइड में एक अपवृद्धि होती है, अतिवृद्धि होती है, जो एक छोटी कलिका के रूप में होती है। इसको बड या मुकुल कहा जाता है। यह ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, धीरे धीरे इसकी लंबाई में क्या होती है वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के बाद में यह जो मुकुल है ये उस जीव से अलग हो जाती है और उससे नया हाइड्रा बन जाता है। तो देखो जैसे मान लो ये एक
हाइड्रा है, इस तरह का ये हाइड्रा है। अब हाइड्रा के यहाँ पर एक छोटी है कलिका का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बड कहेंगे इसको, बड या इसको मुकुल कहा जाता है। अब ये मुकुल क्या करेगी, वृद्धि करेगी। तो देखिए इस तरह का ये मुकुल वृद्धि कर रही है, और ये क्या है, ये है हाइड्रा के स्पर्शक। इस तरह से ये हाइड्रा है। अब ये मुकुल कर रही है वृद्धि, पूर्ण वृद्धि करने के बाद ये जो मुकुल है इससे हो जाएगी अलग। जब इससे अलग होगी तो देखो इस तरह से ये जनक हाइड्रा है, और ये इसके पास में एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस तरह से देखो ये मुकुल है, और ये जो मुकुल है ये वृद्धि करती हुई मुकुल में क्या हो रही है, वृद्धि। और अब ये मुकुल अलग हो गई, और ये जो है ये तो जनक हाइड्रा है, जनक हाइड्रा है, और ये क्या है, ये संतति हाइड्रा है। इस तरह से हाइड्रा के अंदर जो मुकुलन का प्रोसेस है उसके द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15, ऑक्सीन तथा जिबरेलिन हार्मोन का कार्य। 15वां प्रश्न है ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन का कार्य। ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन का कार्य लिखिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऑक्सीन और जिब्रेलिन का कार्य लिखिए। तो देखो हम पहले बात करते हैं ऑक्सीन के बारे में। ये है ऑक्सीन। ऑक्सीन का कार्य है कोशिका विवर्धन, कोशिका विवर्धन। कोशिका विवर्धन है वो ऑक्सीन का कार्य होता है। अब इसका और कार्य है फल और पत्ती को, फल और पत्ती को समय पूर्व गिरने से रोकना, गिरने से रोकना, ये भी इसी का कार्य होता है। इसके अलावा ऑक्सीन है वो तने के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। जब ये शीर्ष भाग पर पाया जाता है तो ये कोशिका में विभाजन भी करेगा और उस तने की लंबाई में वृद्धि भी करता है। तो नेक्स्ट कार्य हो जाएगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, जिससे क्या होगा, तने की जो लंबाई है वो बढ़ती है, तने की लंबाई बढ़ती है, तना लंबाई में वृद्धि करेगा। इसके अलावा ऑक्सीन का उपयोग खरपतवारनाशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसमें आता है जिब्रेलिन के कार्य। तो यहां लिख लेता हूं मैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का कार्य है जो तना है, तने के अंदर या तने की जो लंबाई है इसमें वृद्धि करना, तने की लंबाई में वृद्धि करना, इसका मतलब हो गया उसमें वृद्धि करना। इसके अलावा बीजों के अंकुरण को बढ़ाना, बीज अंकुरण को बढ़ाना, बीजों में अंकुरण है वो इस हार्मोन के कारण है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा अनिषेक फलन, अनिषेक फलन का प्रेरण, ये भी जिब्रेलिन का कार्य होता है। देखो पादपों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन होते हैं, पादपों के अंदर सामान्यतः 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। ये 2 हार्मोन चलो आपको एग्जाम में पूछ लिए, मैंने आपको यहां बता दिए, लेकिन अन्य जो हार्मोन है उससे प्रश्न बन सकते हैं, वो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। तो देखिए एक प्रश्न तो इस ऑक्सीन के अंदर और बनता है जिसको हम कहते हैं शीर्ष प्रमुखता। क्या कहते हैं? शीर्ष प्रमुखता। शीर्ष प्रमुखता। तो शीर्ष प्रमुखता के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीन हार्मोन उत्तरदायी है। देखिए
शीर्ष प्रमुखता क्या है? शीर्ष प्रमुखता का मतलब यह है कि एक पौधा लंबाई में वृद्धि कर रहा है, उसके जो शीर्ष वाला भाग है, विभजित वाला भाग है, वहां पर ये ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। यदि हम उस पौधे का जो शीर्ष वाला भाग है उसको वहां से हटा दें तो उस पौधे की लंबाई तो कम बढ़ेगी और पार्श्व में ये शाखाओं में बदल जाएगा। पार्श्व में बहुत ज्यादा शाखा निकलेगी, उस पौधे की लंबाई हो जाएगी कम। माली लोग इसका अनुप्रयोग करते हैं, किसी पौधे की लंबाई कम करनी है तो ऊपर से क्या करेंगे, जो मारवाड़ी कहते हैं कुंपल को हटा देंगे तो पौधे की लंबाई ले जाएगी कम। कई बार हम देखते हैं पौधे की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़े तो हम कुंपल को नहीं हटाएंगे, जो पार्श्व में जो शाखा है उनको हटाएंगे। तो पार्श्व की शाखाओं को हटाते हैं तो पौधा लंबाई में वृद्धि करता है, तने का ऊपरी भाग हटाते हैं तो पौधा मोटाई में और इसकी शाखाओं में वृद्धि होती है। इसी को शीर्ष प्रमुखता कहा जाता है। इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सिन हार्मोन उत्तरदायी है। तो इस प्रकार ये ऑक्सिन और जिबरेलिन। इसके अलावा 2-3 हार्मोन और है। साइटोकाइन हार्मोन, साइटोकाइन जो हार्मोन है वो क्या करेगा? कोशिका विभाजन का प्रेरण करेगा। साइटोकाइन हार्मोन है कोशिका विभाजन का प्रेरण करेगा। इसके अलावा एक हार्मोन और है ABA, एब्सिसिक अम्ल। यह हार्मोन पौधे को विपरीत परिस्थिति के अंदर भी मजबूती से खड़ा रखने का कार्य करता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ABA या एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए तनाव हार्मोन किसे कहते हैं तो ABA को कहते हैं, एब्सिसिक अम्ल को कहा जाता है। एब्सिसिक अम्ल का क्या कार्य है तो भी हम लिख सकते हैं। इसको तनाव हार्मोन क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक लास्ट हार्मोन और आता है जिसको हम इथाइलिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइलिन हार्मोन। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पादपों के अंदर पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन, पादपों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन है वो इथाइलिन होता है और यह फलों को पकाने में सहायक होती है। फलों को पकाने का कार्य इस इथाइलिन के द्वारा किया जाता है। एक मात्र ऐसा हार्मोन जो कि गैसीय है और पादपों के अंदर पाया जाता है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। गैसीय हार्मोन कौन सा है, तनाव हार्मोन कौन सा है। संख्या 16 प्रश्न दे रखा है जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन के साथ होती है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया है इसको समझाइए। तो देखो जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से हुई तो बन गया जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो। अपचयन का मतलब देखो इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों प्रोसेस होते हैं उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रिडॉक्स का मतलब है देखो ये रिडक्स RED, इसका मतलब रिडक्स रेड, ये रिडक्शन हो गया और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब दोनों प्रोसेस, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती है उसको क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया। याद रखना यहां पर यह प्रश्न बना है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न हो उसको रिडॉक्स या ऑक्सी अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखो इसमें ये दोनों क्रिया हो रही है। कैसे हो रही है? देखिए आप, ये जो जिंक के साथ में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तो हो रही है अलग। जिंक ऑक्साइड से किसका निर्माण हो रहा है? जिंक का निर्माण हो रहा है। यहां से जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ में जुड़ रही है।
तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो ये क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया को चेंज करके ये प्रश्न दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसको क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसमें दोनों हो रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन। ऑक्सीजन निकल भी रही है और ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ भी रही है। तो ये अभिक्रिया हमेशा दोनों साथ साथ होती है, क्योंकि एक पदार्थ से ऑक्सीजन निकलेगी तो दूसरे पदार्थ के साथ में जुड़ेगी। दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया? रिडॉक्स अभिक्रिया। इस तरह से आप इसमें समझा सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। कैसे हुआ? कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी तो किसका निर्माण हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है। जबकि ऑक्सीजन निकली किससे? जिंक ऑक्साइड से। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस बाहर निकली, किसका निर्माण हुआ? जिंक का निर्माण हुआ। कैसी अभिक्रिया? रिडक्शन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 नंबर। इसमें लिखा है क्लोरीन तथा मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब क्या होगा? सबसे पहले आपको जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को समझने की जरूरत है। जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है तब तक आपको उसका उत्तर देने की हिम्मत भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि प्रश्न के अंदर पूछा क्या गया है, जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसका सीधा सरल और सटीक उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब यह है कि जो प्रश्न में पूछा गया है उसमें या उसकी आप ऐसी संरचना बनाइए जिसमें हमें अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन दिख जाए। तो देखो इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, नंबर 1 इज क्लोरीन गैस। पहले आता है क्लोरीन गैस मतलब Cl2। तो देखो क्लोरीन के दो अणु हैं, क्लोरीन यहां रहा हूं, ये क्लोरीन है और ये दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन में आप सभी को पता है क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, अष्टक पूरा नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इस क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। इसमें कितने होंगे? इसमें भी 7 होंगे। इस तरह से हमने इसको बता दिया। तो ये क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब देखिए यहां पर कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक। सहसंयोजक बंध क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर क्लोरीन अणु का जब निर्माण होगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए दोनों क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? साझा करेंगे। इलेक्ट्रॉनों के साझा से बंध बन रहा है, इसका मतलब सहसंयोजक बंध होगा। तो देखिए इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन खुद के, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया। इस क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ये जो क्लोरीन है इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया। और अब आप देखोगे इस क्लोरीन का अष्टक पूरा है और इस क्लोरीन का अष्टक भी पूरा है। इस तरह से इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बना है, इसलिए इसको एकल सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजक बंध। जब एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा होता है तो देखिए ये क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, एकल बंध के लिए दोनों के बीच में एक लाइन आ जाएगी और दोनों का अष्टक पूरा होगा तो इस तरह से क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं रटने की जरूरत नहीं है। साइंस और बायो के अंदर मतलब साइंस के जितने भी विषय हैं सभी के अंदर आपको एक एक बिंदु को बारीकी से समझना है। यदि आप ये सब चीजें नहीं समझेंगे तो मैं ये मानता हूं कि आप उस प्रश्न का उत्तर उतना सटीक नहीं दे पाएंगे। मतलब जो
जो उत्तर एग्जामिनर चाहता है वो उत्तर आप नहीं दे पाओगे। इसलिए ये क्लोरीन की संरचना हो गई। दूसरा आता है इसमें मेथेन CH4। तो देखो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। इस कार्बन के ऊपर टिका हुआ एक कंप्लीट पार्ट हमने 12th के अंदर, 11th के अंदर, सॉरी हमने 10th के अंदर पढ़ा है। 10th की जो साइंस है उसके अंदर कार्बन और उसके यौगिक हमने कंप्लीट एक पार्ट पढ़ा है। इस कार्बन से संबंधित जितने भी यौगिक होते हैं उनको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के कई यौगिक है, इनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड हमने कंप्लीट एक पार्ट पढ़ा है। कार्बन के अंदर दो विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं? 4 संयोजकता होती है, इसलिए इसको चतुर्संयोजी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, यदि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाए कार्बन के दो इंपॉर्टेंट गुण कौन से हैं, कार्बन के विशिष्ट लक्षण कौन से हैं, तो आपको बताना है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसे 4 संयोजी कहा जाता है। इसी के साथ 4 संयोजकता होने के कारण कार्बन के अणु मिलकर जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। तो कार्बन के दो इंपॉर्टेंट गुण कौन से? चतुर्संयोजी और श्रृंखलन का गुण। तो यहां पर देखो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ये 1 2 3 और 4। अब देखिए कितने हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं? 4। तो देखो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन के अंदर भी आपको पता है एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से बना सकते हैं। अब यहां पर मैंने देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, इनको बिंदु के रूप में बताया है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस के रूप में बताया है, ताकि आपको पता लगे कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है। अब देखिए यहां पर अष्टक पूरा करना है, तो हाइड्रोजन की जब बात आती है, हाइड्रोजन में अष्टक पूरा नहीं होगा, बल्कि पहला कोष पूरा भरा जाएगा। जैसे ही पहला कोष पूरा भरा जाएगा, हाइड्रोजन है वो अपना अष्टक, हम ये कह सकते हैं अष्टक पूरा हो गया या उसका कोष पूर्ण भर गया। तो ये हाइड्रोजन का कोष पूरा भर गया। यहां पर भी हाइड्रोजन का कोष पूरा भर गया, यहां पर भी पूरा भर गया, यहां पर भी पूरा भर गया। तो हाइड्रोजन हो गए 3। हाइड्रोजन के अंदर देखो ये हो गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बारी आती है कार्बन की। 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन वाले ले लेगा। इस हाइड्रोजन से सहसंयोजक बंध, इससे भी बंध, इससे भी बंध और इससे भी बंध। इस तरह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण होता है। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 खुद के और 4 एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस तरह से मेथेन नामक संरचना है वो बन जाती है। यहाँ पर जो बंध बने हैं देखिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ है। और एकल सहसंयोजक बंध है उसको एक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए ये कार्बन है, एक लाइन इधर, ये एकल बंध, ये एकल बंध और ये एकल बंध। इस तरह से मेथेन की संरचना बन जाती है। प्रश्न संख्या 18, खाने का सोडा तथा धावन सोडा में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 है खाने का सोडा, खाने का सोडा और दूसरा है धावन सोडा। दोनों में क्या करना है? अंतर लिखने हैं। तो देखिए दोनों ही सोडे इंपॉर्टेंट है। खाने का है तो खाने के काम आएगा, धावन है तो कपड़े धोने के काम आएगा। एक अंतर तो आपको सीधा समझ में आ गया। खाने का सोडा खाने के काम आएगा, धावन सोडा धोने के काम आएगा। किसको धोएंगे? कपड़े धोएंगे। तो देखिए पहला खाने का सोडा खाने में काम आता है। इसका काम क्या है? कपड़े धोना, कपड़े धोने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसका यदि हम सूत्र देखते हैं तो NaHCO3, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा?
सोडियम कार्बोनेट। तो अच्छे से याद रखने की जरूरत है कि सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है। कई बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, किसको, खाने के सोडे को। तो इसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा देखो इसमें और क्या होता है, ये जो खाने का सोडा है इसको प्रति अम्लता के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब एंटासिड, एंटासिड। कभी कभार जैसे मान लो अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, उस समय इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें इसका उपयोग होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये खाने का सोडा है, खाने के सोडे को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा। अब ये खाने का सोडा है, इसको गर्म करके इसका निर्माण किया जाता है। खाने के सोडे को गर्म कर इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग है कपड़े धोने में करते हैं, और जल की जो कठोरता होती है इसको दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करना, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में उपयोग, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो धावन सोडा है इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में उपयोग किया जाता है, घरों में साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। खाने का जो सोडा है इसका उपयोग घरों के अंदर जो हम गर्मा गर्म पकौड़े बनाते हैं उसमें इसको उपयोग में लिया जाता है। घरों के अंदर, घरों में गर्मा गर्म पकोड़े बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो धावन सोडा है इसका उपयोग कांच, साबुन, कांच उद्योग, जहां कांच का निर्माण होता है, जहां साबुन का निर्माण होता है, और जहां पर कागज का निर्माण होता है उनमें इनका उपयोग किया जाता है। कांच, साबुन और कागज उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखिए खाने का सोडा और धावन सोडा, इसमें हमने कुछ एक अंतर समझने का प्रयास किया। ये जो प्रश्न है अर्धवार्षिक परीक्षा में आया है, इसके अलावा ये जो प्रश्न है ये आगे आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अब मान लो इसमें पूरा का पूरा ये प्रश्न नहीं पूछा जाए तो आपको पूछा जा सकता है धावन सोडे का उपयोग लिखिए कपड़े धोने में, धावन सोडा का सूत्र लिखिए, तो ये हो जाएगा Na2CO3। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है धावन सोडे के अंदर जो क्रिस्टलीय जल होता है, क्रिस्टलीय जल होता है उसके कितने अणु पाए जाते हैं, तो याद रखना कितने अणु होते हैं 10H2O, तो कितने अणु होंगे 10। और प्रश्न पूछ लिया जाए कि धावन सोडे का निर्माण किससे होता है, धावन सोडे का निर्माण है ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको गर्म करने से इसका निर्माण होता है। और प्रश्न पूछ लिया जाए जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो भी सोडियम कार्बोनेट को काम में लिया जाता है। इसके अलावा यदि सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिखिए, या NaHCO3 का क्या नाम है, क्या इसको कहा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्रश्न है 19वां नंबर 1, खाद्य श्रृंखला का उदाहरण बताइए। 19वें का पहला खाद्य श्रृंखला,
खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। देखिए खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या हुआ, प्रकृति के अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं ये भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं तो भोजन के लिए जो जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हुए एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसको फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो खाद्य आहार के लिए जीवों का अन्य जीवों पर निर्भर रहते हुए एक श्रृंखला का निर्माण करना, एक श्रृंखला का निर्माण करना, एक श्रृंखला का निर्माण करना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। देखिए खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, दूसरे को तीसरा खाएगा, तीसरे को चौथा जीव खाएगा, इस तरह से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, इसको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। देखिए उदाहरण के लिए इसका जो उदाहरण है, हालांकि हमें एग्जाम में नहीं पूछा गया है उदाहरण, तो सबसे पहले एक पादप है, पादप को किसने खाया, मान लो पादप को हिरण ने खाया, हिरण को किसने खाया, मान लो हिरण को मनुष्य खा गया, मनुष्य को मृत्यु होने के बाद किसने खाया, मान लो कुत्ते ने खाया, कुत्ता, और कुत्ते को कौन खा गया, शेर खा गया। इस तरह से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हुआ, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। अब यदि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इसके इर्द गिर्द की बात करते हैं तो देखिए ये पादप है, ये तो क्या है, स्वपोषी है, ये तो है स्वपोषी, मतलब ये है उत्पादक, क्या है, उत्पादक। बाकी वाले जितने भी हैं ये सभी क्या है, उपभोक्ता। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये उत्पादक है और ये उपभोक्ता है। अब उपभोक्ता यहाँ पर कई प्रकार के हो जाएंगे, कैसे, जो उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं ये कैसे उपभोक्ता है, प्राथमिक, ये प्राथमिक है तो ये कैसे होते हैं, शाकाहारी, ये होते हैं शाकाहारी। जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये इनके ऊपर निर्भर है तो इनको क्या कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये शाकाहारी से भोजन प्राप्त करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, मांसाहारी। द्वितीयक से ये तृतीयक भोजन प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएंगे तृतीयक उपभोक्ता और ये हो जाएंगे चतुर्थक उपभोक्ता। तो इस तरह से ये कंज्यूमर है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। इस तरह से एक श्रृंखला का निर्माण होता है, भोजन के लिए जीवों की श्रृंखला का निर्माण होता है, इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं, इसको आहार श्रृंखला कहते हैं, इसको फूड चेन कहा जाता है। और इसी प्रकार कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं, इसको खाद्य जाल कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका दूसरा वो है ओजोन का सूत्र लिखिए, ओजोन का सूत्र। तो देखिए ओजोन का सूत्र होता है O3, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया भाई, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और ओजोन का सूत्र। तो संख्या 20 के अंदर पहला इसका जो पार्ट है उसमें मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। पहला है मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंडल के जो वंशागति नियम है उसमें हमने ये बात की है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए वो मटर के पौधे पर प्रयोग किए। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और मटर के पौधे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 7 जोड़ी या 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि जो मटर के पौधे का चयन किया गया है तो इस मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। तो देखो इसके कुछ एक कारण है। सबसे पहले यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
दूसरा, यह पौधा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होने से क्या होगा, संकरण की क्रिया है वो आसान हो जाती है। आसान कैसे, हम इसके अंदर स्वपरागण करा सकते हैं और इसके अंदर पर परागण भी करा सकते हैं। स्वपरागण या पर परागण करवा सकते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं, पुष्प भी आकार में बड़े होते हैं। पुष्पों का आकार बड़ा होता है, ताकि हम जैसे ये संकरण प्रयोग करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इस पौधे का जो जीवन काल, पौधे का जीवन काल है वो छोटा होता है। इस प्रकार हमें रिजल्ट जो है वो भी बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि हम कृत्रिम रूप से इसके अंदर कृत्रिम रूप से परागण की क्रिया करवाते हैं तो कृत्रिम परागण भी आसान रहता है। इस प्रकार मेंडल ने जो मटर के पौधों का है वो चयन किया। मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया, उसके ये विभिन्न प्रकार के कारण थे। अब इसका 20वें का पार्ट 2 दूसरे में पूछा गया है, प्रभाविता का नियम क्या है लिखिए। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है प्रभाविता का नियम। इसका नियम, प्रभाविता का नियम। देखिए प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम में क्या है, मेंडल ने पहला नियम दिया, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रभाविता का नियम है ये मेंडल के जो प्रयोग और मेंडल के जो नियम है इसमें ये पहला नियम है। पहला नियम मेंडल के वंशागति का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तो देखिए नियम क्या कहेगा, इस नियम के अनुसार शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों में पर परागण करवाने पर F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। अप्रभावी प्रकट नहीं होता। अप्रभावी प्रकट नहीं होता है। इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो बहुत ही शानदार सवाल है। प्रभाविता का नियम, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों में जब संकरण करवाया जाता है, जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर कौन सा लक्षण प्रकट होता है, प्रभावी। कौन सा लक्षण प्रकट नहीं होता है, अप्रभावी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि जो लक्षण प्रकट होता है वो कौन सा है, प्रभावी। जो लक्षण प्रकट नहीं होता है वह कौन सा है, अप्रभावी। तो प्रश्न को कैसे भी पूछ ले, हमें हर चीज समझनी है। हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया तो प्रश्न कहीं से भी आए आप कर सकते हो। तो प्रभाविता का नियम देखिए, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों में जब संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि F1 पीढ़ी के अंदर अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। तो जो लक्षण प्रकट होता है उसको हम कहेंगे प्रभावी, जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे, अप्रभावी। यही मेंडल के वंशागति का पहला नियम है। यही मेंडल के वंशागति के जो नियम है उसमें प्रभाविता का जो नियम है वो यही नियम कहलाता है। इस प्रकार देखिए हमने आज के इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर जो अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान कक्षा 10 का पेपर, जिला बाड़मेर का जो पेपर है उसमें हमने 1 से लेकर 20 जो प्रश्न है इनको हल करने का प्रयास किया। मतलब जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर प्लस इन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैंने उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। इस प्रकार जो आगे वाले प्रश्न हैं ये हम इसी वीडियो का जो पार्ट 2 है उसके अंदर समझेंगे, उसमें वो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर इतना ही, और आप और हम अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।
अगले बार जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इन सभी प्रश्नों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मिलेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।